सानिया पिम्स को पेश आए 1 रोज़ से ज़ायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद अभी तक 14 मासूम जानों के ज़िया में मुलव्विस ज़िम्मेदार अफराद का तयन नहीं हो सका है और ना ही ये पता चल सका है कि गायनी वार्ड की नर्सरी में आग कैसे लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने पिम्स हस्पताल का दौरा किया और वहाँ हस्पताल अमले और इंतज़ामिया से मुख्तलिफ सवालात किए जिनके उन्हें तसल्ली बख्श जवाबात ना मिल सके। कायमा कमेटी ने वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया है। दिलचस्प बात यह है कि सानिया के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी सेहत को मुअत्तल करते हुए जिन नए सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद महमूद को तैनात किया है उनके माजी में 4 मुख्तलिफ करप्शन स्कैंडल में मुलव्विस रहने की खबरें भी सामने आ रही हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी अब पिम्स वाक़े पर अपनी तहकीकात किस रुख पर करने जा रही है और पिम्स में फायर सेफ्टी के इंतजामात अब तक ना होने का जिम्मेदार कौन है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत की रुकन डॉक्टर शाजिया सोबिया सुमरो साहिबा, जबकि हमारे दूसरे मेहमान हैं पिम्स हस्पताल के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर जावेद अकरम साहिब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहिब, आपसे पहले जानना चाहूँगी कि आज आपने कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के दीगर मेंबरान के साथ विज़िट किया पिम्स हॉस्पिटल को, क्या असेसमेंट थी वहाँ जाके, क्या किए, सानिया किस तरह से हुआ, आपने क्या देखा वहाँ पर? और क्योंकि आप लोगों ने तो जो वज़ीर सेहत हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इस बहुत ज़्यादा अलमनाक साने पे आपने बात करने के लिए मुझे बुलाया। आज सुबह जब हम लोग गए हैं तो वहाँ पे जो हालात हमने देखे हैं और जिस तरह के मेरे ख्याल में मीडिया को कवरेज के लिए वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है, उसे खास हिस्से में नहीं जाने दे रहे, तो वो चीज़ें जो हमने देखी हैं बहुत उस चीज़ को मैं समझती हूँ कि भूला नहीं जा सकता। हमने डिमांड इसलिए की है कि देखें आप पिछले 3 सालों में अगर देखा जाए तो पिम्स को PSDP फंड्स जो हम देते हैं वो तकरीबन 22 बिलियन 22 अरब रुपए इस वक्त तक पिम्स को मिल चुके हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा अगर आप देखें तो जो बजट 24-25 में 6.4 था बिलियन रुपीस, वो इस दफ़ा 7.6 बिलियन रुपीस हो गया है। लेकिन हमने वो जो बिल्डिंग जाके देखी या जो हमने हालात देखे तो वो मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि 22 अरब रुपए कहाँ लगे हैं, वो हमें बताए जाएं, दिखाए जाएं। और वहाँ पे जब हमने स्टेटमेंट ली तो स्टेटमेंट टोटली डिफरेंट। गायनी वार्ड की हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं उनकी स्टेटमेंट टोटली डिफरेंट, ED साहब की स्टेटमेंट टोटली डिफरेंट, वहाँ पे जो स्टाफ थे उनकी डिफरेंट स्टेटमेंट, जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी थे उनकी डिफरेंट स्टेटमेंट थी। यानी इतना आप लोगों की बातों में तजाद है तो इसका मतलब है कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है। नाअहली तो हम इसको कह ही नहीं सकते, तो ये तो नाअहली से कुछ एक कदम ज़्यादा आगे है। तो हमने इसी बात पे डिमांड की है। और दूसरी बात ये कि आपने 14 to 15 बेबीज़ अगर हैंड ओवर किए हैं, वो भी टोटली बर्न जो थे, आपने किस बेसिस पे हैंड ओवर किए हैं? किसी का भी बच्चा ना तो जी, ना तो आपने DNA किया, ना आपने ये चेक किया कि वाकई ये इसके पेरेंट्स हैं या नहीं हैं, किस बुनियाद पे आपने किया? और फिर आप के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि आप खुद ही इस्तीफ़ा दे देते। बिल्कुल, हमें डिमांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने वो भी नहीं किया और उसके बाद आपने ये कहा है कि जी अब ED पिम्स साहब जो हैं डॉक्टर सिकंदर साहब, वो उनका ये कहना है कि जी इमरान सिकंदर साहब, उनका ये कहना है कि जी मैं किसी के कहने पे भी मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? यानी इतना कॉन्फिडेंटली अगर आप ये बात कर रहे हैं तो हमें ये बताया जाए कि इनसे फिर इस्तीफ़ा किस तरह से दिया जाए। तो फिर तो इस्तीफ़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर से बनता है कि आपकी शय पे ये सब कुछ इस तरह यही बात है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बेसिस पे वो इतना कॉन्फिडेंटली कि मैं तो नहीं, ना तो वो किसी को वहाँ पे इंक्वायरी करने दे रहे हैं, ना वो किसी की बात सुन रहे हैं, ना वो किसी को जवाब दे हैं। और ऊपर से मिनिस्टर साहब का ये कहना कि जी हम अभी इंक्वायरी चल रही है। सही। तो आप किस किस्म की इंक्वायरी कर रहे हैं? ना वहाँ पे आपके पास इमरजेंसी जो आपके मॉक्स होते हैं वो कोई नहीं हुए हैं। आपने कहा कि जी हमने फरवरी में एक सेशन कराया था, जो इमरजेंसी मॉक्स होते हैं उनका एक सेशन कराया था, लेकिन आपके जितने भी स्टाफ से हमने पूछा उन्होंने कहा हमने कोई ऐसा सेशन नहीं किया, कोई हमारी एक्सरसाइज नहीं हुई है।
डॉक्टर साहब को भी शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैम ने बताया कि जो ईडी पिम्स है, उन्होंने कहा है कि इमरान सिकंदर साहब ने कि जी हम कोई इस्तीफ़ा भी नहीं देंगे और अभी कोई इस तरह की कोई इंक्वायरी भी सामने नहीं आ रही, आप खुद पिम्स के हेड रहे हैं। ये किस तरह हो गया कि गायनी वार्ड के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम ही नहीं था, वहाँ पे जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम था उसकी कोई मेंटेनेंस ही नहीं थी। यानी गायनी तो बड़ा हसास एक वार्ड होता है जिसके अंदर ख़वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं। हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि वहाँ पे इतना बड़ा जो एक सानिया है वो हो गया? बहुत शुक्रिया जी। ये इंतहाई दर्दनाक सानिया है जो कभी भी हमारी ज़िंदगियों में हम भूल नहीं सकेंगे। पहले ही हॉस्पिटल्स के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं इनकी परसेप्शन बहुत हमारा बड़ा चैलेंज रहता है जनरल पब्लिक में उनको बेहतर करने का। तो ऐसे हादसात में तो कोई भी अपनी बच्ची को पिम्स या किसी और सरकारी हॉस्पिटल में शायद नहीं ले जाएगा डिलीवरी पे, अपने जेवर बेच देगा या अपनी प्रॉपर्टी बेच दे के फिर ही वो अपनी डिलीवरी करा सकेगा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो जैसे हमारी बहन ने कहा कि वहाँ पे अगर सिस्टम ही कोई इंटैक्ट नहीं है और आप अज्यूम कर रहे हैं कि हॉस्पिटल सेफ़ है और हॉस्पिटल में कोई हादसात नहीं होंगे, तो ये तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी फुलिशनेस नहीं होगी। क्योंकि हर हॉस्पिटल में चाहे वो 50 बेड का है चाहे 100 का है, और ये तो 3000 बेड के हॉस्पिटल्स हैं, इनमें बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी पेशेंट सेफ्टी डिपार्टमेंट का होना, पेशेंट सेफ्टी एक पूरा सब्जेक्ट है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को, हमारे डायरेक्टर्स को, एमएसएस को पढ़ाया जाता है और उसकी बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन एसओपीज़ होते हैं। ये फायर वाले तो एक एक्सट्रीम है, लेकिन एक टीका गलत लग जाने के भी पेशेंट की सेफ्टी के सारे एसओपीज़ होते हैं। तो या तो वो एसओपीज़ हैं नहीं या उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। और जब फायर सेफ्टी ड्रिल्स हैं, जब मैं था तो हम हर महीने फर्स्ट संडे को करते थे और उसका लॉग बकायदा रखा जाता है और आपके हॉस्पिटल के डैशबोर्ड पे वो विजिबल होने चाहिए और वो किस किस ने हिस्सा लिया, क्या क्या उसमें कमी कोताहियाँ पाई गई ड्रिल में, उनको ताकि मेकअप किया जाए। और ख़ासकर ये जो ताले लगने का सिलसिला है, ये तो बहुत ज़्यादा क्रिमिनलिटी है कि देखें आप उनको बंद कर दें इस प्रेसिडेंट पे कि जी बच्चे अगवा होते हैं। बच्चे तो अगवा होते हैं ज़रूर, लेकिन उसके और बहुत सारे हल हैं जो हम करते थे। जब मैं उधर का वाइस चांसलर था तो हमने उधर सीसीटीवी लगाए थे, बच्चों को बैंड बनाते थे जो इससे बच्चा ट्रेस हो जाता था जीपीएस के ज़रिए। और दूसरा, वहाँ गार्ड खड़ा होना चाहिए और आपको अननेसेसरी अनआइडेंटिफाइड लोगों को अंदर जाने क्यों देते हैं आप? वो तो गेट पे ही रोक लें, लेकिन इसका मतलब नहीं कि गेट आप बंद कर दें। कोई ये कोई बैंक की तो नहीं है या कोई जेल तो नहीं है खुदा न खास्ता। तो यही हुआ है कि वहाँ अगर एक्सेस ही नहीं फायर ब्रिगेड को हो सकती, माँ बाप अपने बच्चों को उठा के ही नहीं बाहर ला सके, तो ये मसाइल थे बहुत बड़े। और मेरा समझता हूँ कि चलें वो तो जन्नत में चले गए बच्चे, लेकिन उनके माँ बाप पे जो क़यामत बरपा हुई, तो ये कुर्बानी जो इतनी बड़ी हुई है, अल्लाह करे कि इससे हम सीखें, हम उठें और अपने हॉस्पिटल्स को सेफ प्लेस बनाएं जहां लोग सेहत और ज़िंदगी लेने आते हैं। तो इसके बहुत ज़रूरी होगा। जी डॉक्टर साहिबा, जिस तरह सर ने बात की पेशेंट सेफ्टी की, अब पहले तो हॉस्पिटल जाने से ये डर लगता है कि जी बच्चा हुआ ना हो जाए, दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट। अब ये डर लगा करेगा कि जी बच्चा आग में जल के ना मर जाए। लास्ट ईयर 2025 जून में आप लोगों की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो सही नहीं है और भी बहुत से लैब्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से। इतने अरसे के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए जी, उसमें ईडी पिम्स आते थे हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में और हमने उनके सामने ये चीज़ रखी थी और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनके सामने भी ये चीज़ें रखी गई थी। जिस भी हम दोनों ने, वो शायद डिनाइल में थे या वो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिस पे फिर वो आगे बात कर सकें। तो हम लोगों ने, और ज़्यादा दूर नहीं, 2 महीने पहले मैंने जून में इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि पॉलीक्लिनिक और पिम्स 2 हॉस्पिटल हैं, आप उन पे थोड़ा सा नज़रसानी करें, ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पे मरीज़ों के हालात सही नहीं हैं। मेडिसिन वहाँ पे नहीं मिल रही है लोगों को, पेशेंट्स वहाँ जाते हैं, कोई भी अपनी खुशी से हॉस्पिटल नहीं जाता है, लेकिन अगर कोई जा रहा है तो आप उसको एंटरटेन करें,
उनको फ्री मेडिसिन वहाँ पे मिलनी चाहिए। हमने फिर वहाँ पे गाड़ी चोरी होने का, बच्चे चोरी होने का भी हाईलाइट किया था। और उसके अलावा जो एक केबल चोरी हुई है, आप लोगों के नज़र से भी वो गुजरी होगी खबर कि वो पूरी केबल चोरी हो गई, तो वो कैसे हुई है। और ईडी साहब बहुत रिलैक्स होके आते थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि जी ना उनको कुछ समझ आ रहा है ना वो कुछ सुनना चाहते हैं। वो हमेशा बहुत अच्छे की रिपोर्ट के सब कुछ अच्छा चल रहा है वो रिपोर्ट दे के हमें चले जाते थे। उनको कोई पूछने वाला नहीं कि वो इतने एटीट्यूड में है या उनको लगता है सब अच्छा है? देखिए ये तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछें कि आपने अभी तक उनको वहां से हटाया क्यों नहीं है, और अभी भी उनका कोई इस्तीफा नजर नहीं आ रहा। नहीं, बल्कि उन्होंने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि कोई मुझसे इस्तीफा नहीं ले सकता। यानी इतने वो पावरफुल हैं कि वो इन 14-15 बच्चों के मरने के बावजूद भी, हम मरना तो नहीं कह सकते, हम शहीद होना कह सकते हैं कि मासूम बच्चे थे, शहीद हुए हैं। तो उन बच्चों के जाने के बावजूद भी आपके दिल में इतना एहसास नहीं हो रहा है कि एहसास क्या? ये जो नए सेक्रेटरी सेहत हैं उनके तो अपने बड़े करप्शन के स्कैंडल्स हैं, उन्हीं को अब वहां पे लगा दिया, तो दैट मींस कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हर बंदे के साथ ना एक कहानी चलती है। वो अपनी कहानी रिंग रोड से स्टार्ट की है उन्होंने और वो यहाँ तक आ पहुँचे हैं। और उन्होंने बिल्कुल एक वलीमे वाला माहौल बनाया हुआ था पिम्स में, टेंट वेंट लगा के वो वहाँ बैठे थे। और जब हमने पूछा कि हम सेक्रेटरी साहब से पूछें कि उन्होंने क्या अभी तक एक्शन लिया है और कितनी हेयरिंग की हैं, कितने पेरेंट्स से वो मिले हैं, कितनी शिकायत उनको मौसूल हुई हैं, तो पता चला कि जी वो लंच ब्रेक पे गए हैं। अच्छा, उनको लंच करने का उनके पास टाइम है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझ रहे होते हैं तो इस तरह के सानेहात और अलमनाक वाक़यात होने का चांस ज़्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बताइएगा, क्योंकि आप भी रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन के एडवाइज़र रह चुके हैं, क्या SOPs होते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, ये जो फायर सेफ्टी सिस्टम है इसके हवाले से? देखिए, मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका पेशेंट सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है जो एक प्रोफेशनल चलाते हैं। उसमें ये फायर वायर तो बात की बात है, ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन और पेशेंट की सेफ्टी हर तरीके से इंश्योर करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ होता है। उसके बाद उसके इलाज अप्रोप्रिएट होना या उसको दवाइयाँ मिलना वो उसके बाद की चीज़ें हैं। जब पेशेंट को सेफ ही नहीं रख सकते तो हम इससे आगे कैसे चल सकेंगे। और ये कोई रॉयल कॉलेज में तो ज़ाहिर है मैं अभी भी हूँ उनका एडवाइज़र, और उसमें हम ज़्यादातर पेशेंट सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा हमारी स्ट्रेस होती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, बिकॉज मैं उनकी सारी पूरे सारे मुल्कों में देख रहा हूँ। तो हमारे SOPs बने होते हैं, उन SOPs को गाए बगाए अमेंड किया जाता है और उसके बाद हॉस्पिटल की एक्रेडिटेशन बहुत ज़रूरी होती है। देखें, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्रेडिटेशन है वो JCI है, जॉइंट कमीशन ऑफ इंस्पेक्टर्स की। उसके तो खैर ये हम नज़दीक भी नहीं जा सकते, लेकिन चलें ISO हो, ISO 14000 हो, इस किस्म की एक्रेडिटेशन से, और वो एक्रेडिटेशन अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ये चेकअप होते हैं, ये सारा कुछ होता है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, SOPs में इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई। फिर उसके बाद हमारे पार्लियामेंटेरियन को जो कमेटी है उनको चाहिए कि वो इंसिस्ट करे कि परफॉर्मेंस ऑडिट हो, क्लिनिकल ऑडिट हो, फायर सेफ्टी ऑडिट हो, ये सारे ऑडिट्स उनके पास रिपोर्टें आनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये हमारे नुमाइंदे हैं और हमारे सर हमने देखा एक एटीट्यूड, वो अपना एटीट्यूड नहीं बदल रहे। उसके अलावा जो ED साहब हैं वो जिस तरह डॉक्टर साहिबा बता रही है उनका अपना एटीट्यूड है। जो नए सेक्रेटरी इन्होंने लगाए हैं सेहत, वो उनके अपने करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं। तो इस तरह से अगर ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है तो फिर SOPs कैसे इम्प्लीमेंट होंगे? देखें, ये तो इन लोगों ने नहीं करने, ये तो हम लोगों ने करने हैं। जब मैं पिम्स का हेड था 4 साल के लिए, उसको आप तारीख देख लें, ये सब कुछ हो रहा था। देखें, आपको हेल्थ में लीडरशिप इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और बेलॉस लीडरशिप चाहिए, क्योंकि यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स, नॉट विद मनी, नॉट विद बैंक्स। तो इसलिए ये तो हमारा प्राइम इम्पोर्टेंस है कि जो आप लीडर सेलेक्ट करें वो ऐसा करें कि उस पर कोई उंगली ना उठा सके, और फिर भी उसको खुली छुट्टी नहीं दें।
वो पाबंद हो इन कवानीन का और इन SOPs का, कि उसने खुद देखना है एज ए लीडर। उसके नीचे फिर पेशेंट सेफ्टी डिपार्टमेंट होना मस्ट है, और उसकी एफिशिएंसी ही यही है कि ड्रिल्स कितनी करते हैं, कितने वो अपने हाइड्रेंट्स को कब देखा गया है, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है नहीं है, फायर फास्ट और स्प्रिंकलर क्यों नहीं ऑन हुए अगर फायर हो गई, और फिर CCTVs का क्या बना। तो ये पुअर मेंटेनेंस की वजह से हुआ है, और मेरा ख्याल है कि लीडरशिप का बेइंतहा फुकदान है वहाँ पे इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो 22 अरब रुपए हैं वो मिल चुके हैं। आप अब पूछेंगे कि कहाँ गए वो 22 अरब, किस पे लगे, और अब नेक्स्ट रोड मैप क्या होगा। अब जो स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल असेंबली की, क्योंकि सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो तो अब मंडे को जो है वो वहाँ पे बाकायदा एक अपनी मीटिंग रख रही है पिम्स हॉस्पिटल के अंदर। हमारी भी मंडे को मीटिंग है स्टैंडिंग कमेटी की, और हमने जो 4-5 क्वेश्चंस जो हैं वो रेज़ किए हैं। एक तो हमने उनसे ये पूछा है कि मेंटेनेंस लास्ट कब हुई है, और आपके जो SOPs हैं वो किस तरह से फॉलो हुए हैं, और आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो क्या है वो हमें बताइए। सही। तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो हमें आई होप कि मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो हम जो 48 आवर्स में प्राइम मिनिस्टर की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बेसिस पे फिर हम आगे अपनी बात चलाएंगे, क्योंकि हमें CCTV फुटेजेस उन्होंने कहा है कि हम उस कमेटी में हैं, वहाँ से जैसे ही हमें मिलेंगे हम आपके पास भी ले आएंगे। तो जो नए सेक्रेटरी सेहत है, इनकी जो तैनाती है, इस इशू को भी आप टेकअप करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो करप्शन के चार्जेस सामने आ रहे हैं, ये भी स्टैंडिंग कमेटी का एक एजेंडा में शामिल अच्छा, ये भी एजेंडा है। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि अब ये जो इंक्वायरी कमेटी बनी है, इससे आपकी की डिमांड्स क्या हैं? इंक्वायरी कमेटी बनना अच्छी, अल्लाह करे कि उसमें ऐसी रिकमेंडेशंस आएँ, उसमें पता चले कि कहाँ पे किस बंदे की नेग्लिजेंस थी, और उसमें उसकी सज़ा भी वो ज़रूर सजेस्ट करें, और वो इम्प्लीमेंट उसकी रिकमेंडेशंस हों। और वो एक दूसरा हिस्सा उसका वो होगा कि ये चीज़ कभी भी किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में रिपीट ना हो। उनकी ज़ाहिर है कि रिकमेंडेशंस होंगी, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये हॉस्पिटल्स जो हैं इनको सेक्रेटेरिएट ने नहीं चलाना होता। इनको आपकी गवर्नेंस, जो हॉस्पिटल का हेड है, जब मैं था तो ED भी था, वाइस चांसलर भी था, उसके बाद में इसको पिम्स हॉस्पिटल को सेपरेट कर दिया गया यूनिवर्सिटी से। हालांकि इसको यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का टाइटल मिला था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका मैं वाइस चांसलर था, उसके ये अंडर आती थी। तो उस वक्त अकाउंटेबिलिटी बहुत आसान थी, हमारे मसाइल वहीं हम हल करते थे एज एन ऑटोनमस बॉडी। ये अगर ये सेक्रेटेरिएट या आप पॉलिटिशियंस पे छोड़ेंगे तो वो तो टेक्निकल लोग नहीं हैं, उनको क्या पता कि गाइडलाइंस क्या हैं पेशेंट सेफ्टी की, उनको क्या पता है कि किस तरीके से हमने हॉस्पिटल को सेफ करना है। गैसेस क्योंकि हॉस्पिटल्स में इन्फ्लेमेबल गैसेस भी होते हैं, केमिकल्स भी होते हैं, सर्किट भी होते हैं, तो ये वल्नरेबल प्लेसेस हैं। जब तक आप इनको सेफ नहीं करेंगे, आप पेशेंट को एडमिट ही नहीं कर सकते। आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि योर हॉस्पिटल इज सेफ, और फिर आप ज़रूर एडमिट करें, वरना तो हॉस्पिटल बंद कर दें, बजाय वो फ़ायदा देने के अगर नुकसान दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हमें इसका बहुत सीरियस थॉट प्रोसेस लेना चाहिए, और हमें ये भी सोचना चाहिए कि इसको हम बेहतर असासा जो हमारे मुल्क का है, इसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस कुछ 5 मुल्कों में है हॉस्पिटल को हेड करने का, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया में जो 20 सबसे अच्छे चलने वाले हॉस्पिटल हैं, मेयो क्लिनिक है, गाइस हॉस्पिटल है, उनमें से 3 तो पाकिस्तानी हैं जो चला रहे हैं। लेकिन उन पाकिस्तानीज़ को अगर इधर लाया जाए, या जो पाकिस्तानी यहाँ है उनको देखा जाए, अरबाब राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस करें, तो फिर कोई मसले नहीं होंगे।